हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये एक तरह का रिवीजन प्रोग्राम है जिसमें आने वाली परीक्षाओं के लिए हम यहाँ पर एक सेगमेंट को कवर करेंगे जिसके अंतर्गत जो भी पिछले समय में करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं वे यहाँ पर सवाल के रूप में और चर्चा के रूप में शामिल किए गए हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का सेगमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की परीक्षाओं के लिहाज से। यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों ही खंड इस सेक्शन से जुड़ते हैं और भरपूर सवाल इससे पूछे जाते रहे हैं। तो पहली एक खबर है व्हीकल स्क्रैपेज नीति 2021 की यह नीति है। इसमें क्या क्या खास बातें थी, इससे हम शुरू करते हैं। तो मार्च 2021 में राष्ट्रीय स्क्रैपेज या फिर हम कहें परिमार्जन नीति की घोषणा की गई थी, जो कि इस साल 1 अप्रैल से लागू की गई है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इस नीति के मुताबिक जो खास बात जानने की है वो ये है कि 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने प्राइवेट पैसेंजर वाहन का फिटनेस टेस्ट जरूर किया जाएगा। ठीक, और जब ऐसे फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे तो उसमें कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर ये टेस्ट कराए जाएंगे। जैसे कि एक तो होगा उत्सर्जन से रिलेटेड, यानी कितना एमिशन हो रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है। दूसरा, उस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, अगर ब्रेकिंग की बात की जाए कि वो कितनी अच्छे तरीके से रुक पा रही है, और सुरक्षा उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप कितने बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके दो मकसद हम देख सकते हैं। पहला तो ये कि जो वाहन है वो सड़क के अंतर्गत यातायात व्यवस्था के तहत कितना सुरक्षित है, उसकी कितनी जो संचालन क्षमता है कितनी बेहतर है। और दूसरा, जो पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि ईंधन से वो चल रहा है और वो ईंधन भी कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। तो उसका उपयोग करने की वजह से उससे पर्यावरण पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों ही मानकों के अनुरूप यह व्यवस्था लाई गई है। तो ये जो व्यवस्था है ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार संचालित की जा रही है और अप्रैल 2023 से सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहन और जून 2024 से निजी वाहनों पर भी लागू हो जाएगी। तो जो वाहन स्क्रैप नीति है उसकी कुछ और भी बातें हैं। ये एक तरह से स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसको बताया गया है। ये स्वैच्छिक है, यानी आपको खुद से जाकर के इस चीज़ को उपयोग में लाना है। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर फिटनेस टेस्ट जो कराए जा रहे हैं, अगर कोई भी वाहन उसमें फेल होता है तो उसको रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी के अंतर्गत जमा कराना होगा। इस नियम के अंतर्गत जगह जगह पर अलग से स्क्रैप फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। स्क्रैप फैसिलिटीज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पुराने वाहनों को ला करके क्रश कर दिया जाता है और उनका जो लोहा वगैरह है उसको दोबारा से रिसाइकल करके उपयोग किया जाता है। तो 2 साल की वैधता प्राप्त एक जमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा उन लोगों को जो भी लोग अपने वाहनों को इस स्क्रैपेज जो यार्ड बनाए जाएंगे उनमें जाकर के स्क्रैप करवा लेते हैं। तो एक उनको 2 साल के लिए वैलिड होगा, एक जमा प्रमाण पत्र मिलेगा। ये आगे वो जो नया वाहन खरीदेंगे उसमें उपयोगी होगा। कैसे? कि नया वाहन खरीदते समय इस प्रमाण पत्र के आधार पर जो एक्स शोरूम कीमत होती है किसी भी वाहन की, उसमें 5% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सड़क कर यानी कि रोड टैक्स पर नए निजी तथा वाणिज्यिक वाहनों पर क्रमशः 15% और 25% तक की छूट भी दी जा सकती है इस नीति के तहत। यानी पूरी व्यवस्था इसी आधार पर है कि जो वाहनों का संचालन है और पर्यावरण की सुरक्षा है उसको कैसे हम बेहतर करें। अगली खबर है भूल जाने का अधिकार, यानी राइट टू बी फॉरगॉटन। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी। हमने इस पर कई सारे प्रोग्राम भी किए थे, खासकर इंग्लिश प्रोग्राम में भी इसको कवर किया था। ठीक, तो क्या है प्रमुख बातें यहाँ पर जल्दी से रिवीजन के तौर पर हम समझ लेते हैं। भूल जाने के अधिकार की मांग वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिस वजह से ये चर्चा में थी। और केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि भूल जाने के अधिकार को निजता का मौलिक अधिकार बताया था। ऐसा केंद्र सरकार का पक्ष था इस बारे में। ये जो वाद है ये शुरू कहाँ से हुआ था? यानी निजता के अधिकार की जो बात आई थी वो शुरू हुआ था के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ यानी 2017 के मामले में शुरू हुआ था। का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इसी वाद के अंतर्गत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल माना था। तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निकलता है? आर्टिकल 21। तो जो भूल जाने का अधिकार है वो किससे निकलता है? निजता के अधिकार से। तो भूल जाने का अधिकार भी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शामिल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निजता के अधिकार में ही भूल जाने का अधिकार शामिल होगा, यानी निहित है।
तो संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार शामिल है, हमने डिस्कस किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए, क्योंकि एक वन लाइनर भी अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी भूल जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक, तो जब व्यक्तिगत जानकारी प्रासंगिक नहीं रह जाएगी तो उसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार दिया जाएगा भूल जाने के अधिकार के अंतर्गत। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसका व्यक्तिगत डेटा किसी संस्था के पास या फिर किसी वेबसाइट पर या फिर ऑनलाइन डेटाबेस में मौजूद है, एक समय के बाद वो डेटा इतना प्रभावी या फिर प्रमुख नहीं रह जाता, वह व्यक्ति चाहता है कि उस डेटा को वहाँ से हटा दिया जाए। तो अभी तक ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है, लेकिन अब इसकी डिमांड की गई है ताकि वह व्यक्ति इस बात की रिक्वेस्ट कर सके कि उसका डेटा वहाँ से हटा दिया जाए। तो ऐसा एक मामला गूगल और स्पेन विवाद में देखा गया था, जब यूरोपीय परिसंघ के न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को पहली बार वैधानिक अधिकार माना था। हालांकि भारत में देखें तो भारत में अभी इसकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल 2019 लाया गया है उसमें इसको शामिल किए जाने की बात की गई थी। ठीक, अब कुछ सवाल देखें जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और निजता के अधिकार को लेकर के खूब सवाल पूछे गए हैं। जैसे 2018 में पूछा गया है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? विकल्प दिए हैं, तो उसका सही जवाब क्या है? आप जानते हैं, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। इसी तरह एक सवाल उसके बाद अगले ही साल पूछा गया 2019 में। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह भी एक तरह से निजता का अधिकार ही है। यहाँ पर भी उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। और इसके बाद भी एक और सवाल पूछा गया है 2021 में भी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? सीधा सीधा सवाल, ये भी जानते ही हैं आप लोग, ऑप्शन सी। भूल जाने का अधिकार भी पूछा जा सकता है, तो अगर पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट वो बात समझ में आए और याद रहे। चलिए, अगला एक जो प्रमुख खबर है, चर्चा में बनी रही थी लंबे समय तक, अनुच्छेद 355 बहुत ज़्यादा चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से जो कई सारे विपक्षी दल थे उन्होंने इस बात को उठाया था कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो गई है। इसलिए राष्ट्रपति से ऐसा अनुरोध किया गया कि वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो लोकसभा में राष्ट्रपति से अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करने की भी मांग उठी थी, जिस वजह से अनुच्छेद 355, 356 और अन्य संबंधित अनुच्छेद चर्चा में आए। अनुच्छेद 355 जो है वो प्रमुख रूप से बात करता है केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी के बारे में, यानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। ठीक, अभी हम इसको संविधान का जो प्रमुख अनुच्छेद में जो संवैधानिक भाषा लिखी हुई है उसके तहत भी देख लेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा 355 के बाद 356 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 356 को आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जिसे दूसरी भाषा में समझे तो राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आती है। ठीक, हालांकि 356 में राष्ट्रपति शासन जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है मूल संविधान के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा एक और अनुच्छेद है 365, वो भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए एक बड़ा आधार माना जाता है। यानी प्रमुख रूप से राष्ट्रपति शासन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन कौन से शामिल हैं इसको हम यहाँ देखें तो 352 जो आपात की उद्घोषणा करता है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन 352 जो है नेशनल इमरजेंसी के रूप में हम देखते हैं। 355 जिसके अंतर्गत अभी हम बात कर रहे हैं वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य ये यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। यानी संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे या सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब इसके बाद ही अगला क्लॉज जो यहाँ पर जुड़ता है अनुच्छेद 356, वो क्या कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, प्रमुख उपबंध है, इसको ही राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जानते हैं हम। यानी कि ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या उनको ऐसा लगता है कि अब
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के अंतर्गत नहीं चलाया जा पा रहा है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं और दो तरह की उद्घोषणाएं होती हैं। तो इसका क्लॉज ए कहता है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य जो किसी भी प्राधिकारी के पास निहित हो तो वे शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। इसका खंड खा कहता है कि यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उनके प्राधिकार के अधीन अब प्रयुक्त होंगी, यानी संसद उनको ऐसा अधिकार दे सकती है। इसके अलावा 360 को आप जानते ही हैं कि वित्तीय आपात के बारे में है, और 365 का जो हमने जिक्र किया था वो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ऐसा यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी जहाँ तक इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहाँ पर ये संघ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसी व्यवस्था को लागू करें और राज्य का शासन संभालें। ठीक, कुछ और बातें जो हमने जिक्र किया वो ही यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो इससे अगर कोई सवाल बने तो आपको इस बारे में एटलीस्ट पता हो। ठीक, चलिए सवाल देखें कुछ 2017 में क्या पूछा गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो कौन सी चीज यहाँ पर निश्चित रूप से मतलब आवश्यक रूप से नहीं होगी। पहला, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, या फिर स्थानीय निकायों का विघटन। तो जो आवश्यक रूप से होगा वो दूसरा वाला है और ये आवश्यक रूप से नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 वाला ऑप्शन बी सही है। हालांकि आप में से कई लोग इसे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक, 2018 में क्या कहा गया था कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो अब आपको बताना है क्या होगा। उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी, या उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य की जाएंगी यानी उपयोग की जाएंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, या फिर राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। चूंकि एक ही चुनना है तो प्रमुख रूप से 356 में जो बात कही है हम उसको ही ध्यान देंगे, और ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। 356 में सीधे सीधे वो बात लिखी हुई है। इस बात को और ध्यान रखें कि चूंकि सभी अनुच्छेद लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, अगला अनुच्छेद अगली बात कहता है, ऐसे में लग सकता है कि उसी से संबंधित बात है, लेकिन इस बात को जरूर देखें कि किस अनुच्छेद की यहाँ पर बात की गई है, तो उसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान है उसको ही टिक कीजिएगा, वो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात होगी। अगर संभावना वाला कोई सवाल आए तो फिर उसमें जरूर इस बात का वेरिएशन हो सकता है कि सबसे नजदीक उत्तर कौन सा है। चलिए अगला है कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे की गिरफ्तारी की वजह से ये मामला चर्चा में था। तो इसमें प्रमुख बात यह थी कि जब संसद सत्र ना चल रहा हो तो इस तरह की गिरफ्तारी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया था कि ऐसी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, प्रोटोकॉल के विपरीत है। तो समझने वाली बात यह होगी कि क्या प्रोटोकॉल है, किस नियम के तहत ये व्यवस्था संचालित है। तो कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के अपने अपने नियम हैं। क्या कहते हैं ये नियम? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135A यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसके तहत दीवानी मामलों में सदन के सत्र के दौरान सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दीवानी मामलों में। ठीक, उसके अलावा सदस्यों को सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक की छूट दे दी गई है कि अगर दीवानी मामला होगा तो गिरफ्तारी इस हिसाब से होगी। और ये जो शक्ति है यह अनुच्छेद 105 और संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम में वर्णित की गई है। ठीक, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार, यानी संसद का विशेषाधिकार, उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, उसी आधार पर यहाँ पर उन्मुक्तियों की भी बात कह दी गई है और कुछ नियम भी बनाए गए हैं। तो आपराधिक या निवारक निरोध के मामले अगर दर्ज किए जाते हैं तो इस मामले में सदस्यों को ये आज़ादी नहीं है कि वे गिरफ्तार न किए जाएं, हालांकि उसमें भी कुछ पूर्वानुमतियों की जरूरत होती है। यानी सदन में मौजूद किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी सदन के परिसर के अंतर्गत नहीं की जा सकती है,
और सदन में दीवानी या आपराधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए सभापति या फिर अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ये कुछ इससे जुड़े प्रावधान हैं। चलिए अगली खबर है बच्चा गोद लेने के नियमों में बदलाव। तो एक बदलाव ये भी हुए हैं, इसमें क्या बातें कही गई हैं? तो कैरा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के द्वारा 2017 में जो रेगुलेशंस थे 2017 में जारी किए गए थे, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से ये खबर चर्चा में है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत ये पूरा मामला आता है। कैरा क्या है? CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। कानून के तहत इसका गठन किया गया है। आप सभी जानते हैं सांविधिक निकाय का मतलब किसी कानून के द्वारा उसका गठित किया जाना, और संवैधानिक निकाय का मतलब उसकी व्यवस्था संविधान में ही कर दिया जाना। CARA भारत में बच्चों के एडॉप्शन से जुड़े मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा यह एजेंसी इंटर कंट्री एडॉप्शन के संबंध में मॉनिटरिंग भी करती है, यानी कि एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत जब एडॉप्शन की प्रक्रिया की जाती है उसको भी देखती है। यानी अडॉप्ट किए गए बच्चे को विदेश ले जाने के संबंध में जो व्यवस्था है उसमें ही कुछ बदलाव किए गए हैं। तो एडॉप्शन के 2 साल के अंतर्गत विदेश जाने वाले जो अभिभावक हैं उसके नए माता पिता होने वाले हैं, या फिर जो नए माता पिता हैं वे भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन को जानकारी जरूर देंगे, और विदेश जाने से कम 2 हफ्ते पहले ये सूचना देनी जरूरी होगी। इंटर कंट्री एडॉप्शन से जुड़े जो 1993 के हेग कन्वेंशन के जो नियम है उनका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो हेग कन्वेंशन है, भारत ने 2003 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था। ठीक है। चलिए अगली खबर है न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या है, क्या मामला था? तो न्यायालय की अवमानना का एक मामला चर्चा में बना हुआ था। क्या किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कही गई बातें थी उसका एक वीडियो वायरल कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो अवमानना का मामला था उसको दर्ज कराने की बात कही थी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अंतर्गत। कैसे दर्ज कराना था? तो एक्ट में 2 तरह की बातें कही गई हैं अवमानना को लेकर, एक क्रिमिनल और एक सिविल कंटेम्प्ट, यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में कौन सी बातें शामिल हैं? यानी कोर्ट का आदेश ना मानना, डिक्री या फिर रिट को ना मानना। दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कौन सी चीज़ें हैं? अदालती कार्रवाई में बाधा डालने जैसे कोई भी मामले हो सकते हैं। तो ये जो मामला था इसको उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत लाने की मांग की थी। तो इसके अंतर्गत भी कुछ नियम हैं, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखें तो धारा 15 बताती है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अवमानना के मामले में किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगाना चाहता है तो उसके लिए उसको अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो स्वतः संज्ञान भी ले सकती है इस तरह के मामलों में, लेकिन अटॉर्नी जनरल दूसरा ऑप्शन है कि इस तरह का मामला दायर कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा मामला दर्ज कराना चाहता है तो उसको अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी परमिशन की। और अगर हाई कोर्ट का मामला है तो ये परमिशन राज्य के महाधिवक्ता से ली जानी चाहिए। ये 2 मामले यहाँ पर प्रमुख रूप से कहे गए हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां दे दी गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 142(2) में भी सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को हाजिर होने और कागजात पेश करने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(2) यानी कि मौलिक अधिकारों में जो युक्त प्रतिबंधन की बात कही गई है वो ही यहाँ पर आता है। और तो बोलने की आज़ादी के मामले में अदालत की अवमानना को रोकने संबंधी कानून बनाने की परमिशन दी गई है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर प्रतिबंध भी है एक स्थिति तक जाने के बाद। अनुच्छेद 129 को देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होगा। इसके अलावा उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होगी। अगला 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, यानी कि वो प्रकट होने के लिए यानी दस्तावेज पेश करने के लिए भी आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई अवमानना का मामला होगा तो उसको बुला करके उसको पूरे मामले की जांच कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, या फिर
दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं। क्योंकि संविधान से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उनको यहाँ पर इसलिए भी लिया है हमने, ताकि जो लाइंस आती हैं कई बार तो वो बहुत ही क्लिष्ट या फिर कठिन लगती हैं, तो एक बार हम उनकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर करते रहेंगे, ताकि अगर वैसी कोई लाइन पढ़ने को मिलती है हमें तो हम सामान्य तौर पर उसका एक अर्थ, उसका एक भाव समझ सकें। इसलिए भी इस तरह के जो स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर है संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021। तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसके अंतर्गत क्या प्रमुख बातें हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं, जनजातियों की सूची में कुछ बदलाव किए गए थे। तो सवाल ये बन सकता है कि जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सूची है उसमें कैसे बदलाव किए जा सकते हैं, कौन बदलाव करता है, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। तो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 लाया गया था, जिसके अंतर्गत 1950 के संविधान आदेश में बदलाव करने की बात शामिल थी। अनुच्छेद 342 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 342 के तहत राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के जरिए जनजातियों को स्पेसिफाई कर सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां या फिर जनजातियों के क्षेत्र या फिर जनजातियों की पूरी आबादी में से कुछ आबादी, इस तरह से वो इसको जारी करते हैं अधिसूचना को। लेकिन इसके लिए भी राज्यपाल से परामर्श करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 342(2) में ही एक और बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो अधिसूचना जारी करेंगे संसद साधारण कानून के जरिए उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, यानी जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है लोक अधिसूचना जारी करने का। लेकिन अगर उसमें किसी अन्य जनजाति को शामिल करना है, किसी को हटाना है, किसी के नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए एक कानून लाना होगा जिसकी शक्ति संसद के पास है। तो सूची बनाते समय कुछ जनजातियों के नाम को गलत तरीके से लिख दिया गया था, पिछली बार जो बनाई गई थी उसी में संशोधन किया गया है। इसके अलावा कई जनजातियों के मामले में उनकी जो पूर्वज जनजातियां थीं उनके ही नाम प्रचलित थे। एक लंबा समय बीत चुका है, अब कुछ जनजातियां अलग अलग सेगमेंट में आई हैं, कुछ नई पहचान के साथ उभरी हैं, तो उन सभी को यहाँ पर देखा गया है। तो सूची से अबोर जनजाति को हटा दिया गया है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि आदेश में पहले से ही आदि जनजाति शामिल थी, जो कि लगभग अबोर और आदि जनजातियां एक ही तरह से मानी जाती हैं। इसके अलावा खामती जनजाति का नाम बदलकर ताई खामती कर दिया गया है। इसी तरह मोम्बा जनजाति की जगह 4 जनजातियों के नाम शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? मोनपा, मेम्बा, सारटांग और सजोलांग। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर कुछ अन्य जनजातियों को देखें तो अका, अपातानी, दाफला, गलोंग, बिश्मी और सिंगपो कुछ प्रमुख हैं। तो संविधान के अंतर्गत जो अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं उसमें किसी भी अनुसूचित जनजाति को शामिल करने या हटाने की शक्ति संसद के पास है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। एक सवाल देखते हैं, 2015 में पूछा गया था, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ऑप्शन: अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो आप सभी को पता है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है। अलग अलग राज्यों का इसमें जिक्र किया गया है। संविधान की अनुसूची जो 5वीं है उसमें कुछ प्रमुख राज्यों की बात करें तो झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह के जो राज्य हैं उनका नाम शामिल है। और अगर 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक, इनका जिक्र आता है। ठीक है, चलिए अगली खबर। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ज़्यादा चर्चा में था। संविधान संशोधन अधिनियमों को लेकर के भी सवाल अक्सर बनते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर कोई स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा चर्चा में था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था और संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था? 105वां संशोधन संविधान का हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? 102वें संविधान संशोधन की मंशा को और स्पष्ट करना। इसमें कुछ बातें समझ लें कि 102वां संविधान संशोधन जब आया था तो उसके अंतर्गत कुछ बातों को लेकर के
बातें बहुत स्पष्ट हो नहीं पाई थी। खासकर राज्यों के अंतर्गत और संघ के अंतर्गत जो राज्य सूची या संघ सूची के विषय हैं, उसमें राज्य किस स्तर पर इस जो ओबीसी वर्ग है उसको लेकर के कानून बना सकते हैं। तो 3 अनुच्छेद थे, 338B, 342A और 366, जो 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत डाले गए थे। तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ओबीसी लिस्ट में जातियां शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था मराठा आरक्षण मामले में, और ये भी कहा था कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि जो अधिकार 102वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं, उसमें राज्य अब कैसे इसके तहत नियम बनाएंगे, इसके लिए ही अब ये वाला संशोधन लाया गया था। ओबीसी की लिस्ट तैयार करने में राज्यों की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 338B, 342A और अनुच्छेद 366 में खंड 26C और 102वें संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत जोड़ा गया था। 102वें संशोधन में राज्य की इस शक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था कि अब वे कैसे कार्य करेंगे, इसलिए 342A के खंड 2 के बाद एक स्पष्टीकरण को अब जोड़ा गया है। अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची को केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए ही माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सूची बना सकेंगे। ऐसी बातें दोनों को ही लिए स्पष्ट कर दी गई हैं। इसमें एक अनुच्छेद 338B(9) की बात है, तो इसकी कोई बात अनुच्छेद 324A के खंड 3 पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा राज्यों को पॉलिसी बनाने के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राय लेने की जरूरत नहीं होगी इस खास वर्ग के लिए। ये इस खबर की कुछ प्रमुख बातें हैं। चलिए अगला है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 पारित कर दिया गया था। प्रमुख बातें क्या हैं? पहले से जारी जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अध्यादेश 2021 का था, उसको ही कानून बनाने के लिए, उसके ही नियमों को लगातार चलाए रखने के लिए इस तरह का एक कानून लाया गया था। इस कानून के तहत रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जरूरी सेवाओं में जो हड़ताल की जाती है, लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, तो जो एसेंशियल सर्विस की बात है उसको लाया गया है और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत दायरे में आ जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति देश के अंतर्गत बन जाती है जहां पर जो डिफेंस सर्विसेज है उनकी आवश्यकता है और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक चैलेंज खड़ा हो जाता है, इसलिए इस तरह के नियम लाए गए हैं। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं? लोकहित, राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता एवं एकता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हड़ताल की स्थिति है या व्यवस्था है उस पर रोक लगाई गई है। यानी कि गैर कानूनी हड़तालें, कोई बंद की बात आए या छटनी की बात आए, तो उसके जरिए अगर ऐसा उल्लंघन किया जाता है तो 1 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा सेनाओं से जुड़ी किसी भी इकाई की सेवा अब जरूरी रक्षा सेवा मानी जाएगी। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी बदलाव इसके अंतर्गत कर दिया गया है। तो जो जरूरी रक्षा सेवाएं हैं वे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल कर दी गई हैं। ठीक है, एक और खबर देखते हैं। क्षमादान, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्ति तथा सीआरपीसी की धारा 433A, क्यों डिस्प्यूट हुआ था, ऐसा क्या बातें थी, इसको समझें। तो एक केस आया था जिसमें सजा की माफी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल की शक्ति के लिए क्षमादान यानी पार्डन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि राज्यपाल की जो क्षमादान यानी पार्डन करने की शक्ति है वो केवल क्षमा तक ही सीमित नहीं है, उसको मृत्युदंड या अन्य मामलों तक भी हम देख सकते हैं। तो जब ऐसी बात आ गई तो इसकी वजह से कुछ अनुच्छेद चर्चा में आए जहां पर राष्ट्रपति की और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां स्पष्ट रूप से कही गई हैं। इसके अलावा जो सीआरपीसी की धारा 433A है ये भी यहाँ पर चर्चा में आ गई, क्योंकि संविधान राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं देता है, और कोर्ट ने जब ऐसा कह दिया तो यहाँ पर एक तरह से एक स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पर इस मामले में स्पष्टता अब नहीं देखने को मिल रही थी। तो कोर्ट ने फैसले में यह भी बताया कि 14 साल की सजा पूरी ना होने पर भी क्षमादान दिया जा सकता है, जबकि सीआरपीसी की धारा 433A कहती है कि 14 वर्ष की सजा पूरी होने पर ही यदि किसी को मृत्युदंड से क्षमादान दिया भी जाना है तो ये सजा पूरी होने के बाद ही दिया जा सकेगा। यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत भी कोर्ट का निर्णय विरोध में दिखता है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 161 में
राज्यपाल के लिए क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो थोड़ा अलग अलग हैं, कुछ मामले भी उनके अलग अलग हैं। देखें तो अनुच्छेद जो 72 है वो क्षमादान, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति किसी को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, यानी कि उसको सजा बुल भी गई हो, उसके बाद क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार अथवा उसके दंड के आदेश को निलंबित, परिहार या कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग टेक्निकल मतलब है, जैसे रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, अलग अलग इस तरह से मतलब दिया गया है। क्षमा को यहाँ पर पार्डन कहा गया है। तो उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड आदेश सैन्य न्यायालय ने दिया हो, राष्ट्रपति के पास वहां पर भी क्षमादान की शक्ति है। इसके अलावा ऐसे भी मामले जहां पर दंड का आदेश मृत्यु दंड से संबंधित है, वहां पर भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति मौजूद है। जबकि राज्यपाल का अगर हम जो अनुच्छेद है 161 क्षमादान की शक्ति से संबंधित, अगर इसको देखें तो ये राष्ट्रपति की तुलना में सीमित है। यहाँ पर सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा या फिर मृत्युदंड वाली दी गई जो सजा है उसको क्षमा करने की बात नहीं कही गई है। तो राष्ट्रपति को सैन्य अदालत के फैसले में क्षमादान की शक्ति है और मृत्युदंड में भी है। और राष्ट्रपति शक्ति का उपयोग कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जबकि सैन्य अदालत और मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल के पास कोई भी क्षमादान की शक्ति मौजूद नहीं है। हमने अनुच्छेदों में भी इस बात को देखा। ठीक, एक सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। अगला, मंत्रियों की नियुक्ति करना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। या फिर राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज देख पा रहे हैं कि लगभग संविधान के अंतर्गत जो भाषा लिखी है हिंदी में, वैसे ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इसलिए उनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो ये दोनों हैं, यानी कि केवल 1 और 3, ये और ये दोनों गलत है। यानी ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, यहाँ पर सलाह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इन सभी जो भी यहाँ पर हमने सवाल और जो भी खबरों को डिस्कस किया है, इन सभी को आप रिवाइज कीजिए। चूंकि प्रीलिम्स एग्जाम बहुत नज़दीक आ ही चुका है, इसलिए जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उस पर आपकी पकड़ होना, आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।